हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का पहला सेशन। अब मैं स्टार्ट करूंगी तो उससे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर जरूर विश करूंगी, क्योंकि अब नया साल स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको मेरे सेशंस ने कितनी हेल्प करी आपका एग्जाम क्लियर करने में। हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपको सेशन पसंद आता है, लाइक का बटन आप दबा दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, इसीलिए मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सेशंस अपलोड भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ क्वेश्चंस चूज करने में। कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन उठा के ऐसे ही नहीं डाल देती हूँ, आपको ये पता है। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सेलेक्ट करके लाए जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए बहुत फ्रीक्वेंट अपलोड करूं तो सेशंस इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन आए उसके लिए सब्सक्राइब के साथ वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, इसी से नोटिफिकेशन आते हैं जब भी हम कोई सेशन अपलोड करेंगे चैनल पर। तब आपको एक बात और बता दूं कि ये सेशन तो हिंदी मीडियम में है, आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, आपको हिंदी समझ नहीं आती है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वेल, देन यू कैन स्विच टू आवर इंग्लिश मीडियम सेशन विच इज गोइंग टू बी देयर इन इंग्लिश completely. That session is made for our South Indian students. That session is actually made for our students from Northeast India who are unable to understand Hindi well. अब यहां से स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहले क्वेश्चन से अब आप जुड़ जाएंगे, बिल्कुल अटेंटिव हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को सुन करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लीजन ऑफ मेरिट। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है जो पीएम मोदी को दिया गया है। वो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड में डिग्री क्या है, मतलब कौन सी कैटेगरी क्या मिला है लीजन ऑफ मेरिट में, उनको मिला है चीफ कमांडर वाला अवार्ड। अब यहां पर ये जो अवार्ड है ना, ये स्कॉट मॉरिसन और शिंजो आबे को भी दिया गया है। तो स्कॉट मॉरिसन इसलिए जल्दी जल्दी बोल दिया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे जो हैं वो प्रधानमंत्री थे जापान के, अब नहीं है, इसीलिए फॉर्मर प्रधानमंत्री जापान के लिखा है। पहले तो आप ये पढ़ लो कि सिर्फ पीएम मोदी को नहीं मिला है, स्कॉट मॉरिसन और साथ ही साथ शिंजो आबे को मिला है। कारण ये है कि इन चार देशों ने, अब आप कहोगे चौथा तो मैंने बताया ही नहीं, चौथा भी इसी में लिखा है, आप ध्यान से पढ़ो। हम कह रहे हैं कि यूएस, जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ये जो चार देश हैं इन्होंने एक क्वाड ग्रुप बनाया है, क्वाड ग्रुप बना रखा है। अब क्वाड को क्वाड्रुपल वर्ड से क्वाड्रिलैटरल वर्ड से जोड़ लीजिए, इससे आपको चार समझ में आ जाएगा कि क्वाड ग्रुप चार देशों का एक समूह है। और वो जो समूह है वो बनाया ही इसलिए गया था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बढ़ रहा है, तो उसी के लिए इन चारों ने एक साथ एक ग्रुप बनाया है काउंटर करने के लिए चाइना को। तो अब सीधी बात है, ऐसी चीज को प्रमोट करने के लिए, इनके साथ आके काम करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ने इनको अवार्ड दिया है। और यूएस प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया, यूएस प्रेसिडेंट एक्चुअल में अवार्ड यूएस ही देता है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। तो तभी डोनाल्ड ट्रंप जो अभी भी हैं प्रेसिडेंट, अब आप कहोगे वो प्रेसिडेंट दूसरे वाले, हम कह रहे हैं अभी जो चल रहे हैं उनकी बात जो बाइडेन की हम बहुत बार कर चुके हैं कि अब वो स्वेयरिंग इन सेरेमनी हो गई, हाँ ही इज गोइंग टू टेक हिज प्लेस, आएंगे वो भी बन जाएंगे। अभी जो चल रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि इन्होंने जब दिया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों को अवार्ड दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए। अब आईसीसी अवार्ड्स की बात करेंगे और आप कहोगे मैं बहुत सारे सेशंस के अंदर आईसीसी अवार्ड्स पढ़ाती हूं तो इनमें क्या नया आ गया। नया इसलिए आया, नया और इंपॉर्टेंट इसलिए आया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आया कि आपने उसमें एक छुपा हुआ वर्ड डेकेड नहीं पढ़ा। डेकेड का मतलब अगर कोई प्लेयर है उसकी 10 साल की परफॉर्मेंस देख करके उसको ऐसा अवार्ड दिया जाए, उसको प्लेयर ऑफ द डेकेड बना दिया जाए, तो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, बाकी सारे अवार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आईसीसी अवार्ड्स में अब हम बात करेंगे मेंस प्लेयर ऑफ द डेकेड, ना कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की। तो मेंस प्लेयर ऑफ द जो डेकेड है वो बने विराट कोहली। विमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड जो है वो एलिस पेरी। अब जब हम एलिस पेरी की बात करेंगे ना, तो आप इतनी बार एलिस पेरी अभी आज के सेशन में मुझसे सुनने वाले हो कि आपको एलिस पेरी तो याद हो ही जाएगा, आपको कुछ और याद हो या ना हो।
तो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड एलिस पेरी, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है, इसलिए इनकी नेशनैलिटी भी बार बार बोलती रहूंगी क्योंकि इन्हें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड बनाया है आईसीसी अवार्ड्स में। जब बात करें टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड की तो वो स्टीव स्मिथ का नाम हमने बहुत बार सुना है, तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो हमें पता है। तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड स्टीव स्मिथ। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम ओडीआई पे पहुंच जाएंगे। ओडीआई मतलब पहले प्लेयर ऑफ द डेकेड, विमेन प्लेयर ऑफ द डेकेड बोल रहे थे, अब हम वनडे इंटरनेशनल के प्लेयर ऑफ द डेकेड बोलने वाले हैं। तो वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डेकेड विराट कोहली। फिर से वही चीज, सेम पेज ही जैसे लगेगा आपको रिपीट हो रहा है। वनडे इंटरनेशनल की विमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड, पहले हम सिर्फ विमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड बोल रहे थे, अब हम वनडे इंटरनेशनल विमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड बोल रहे हैं, जो कि फिर से एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनका नाम याद रखिए। और जब हम T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड बोल रहे हैं, अब यहाँ पे राशिद खान है, और मैं जैसे ही राशिद खान बोलूंगी तो आधे बच्चे जो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं देखते होंगे वो तो पक्का पाकिस्तानी बोल देंगे। राशिद खान अफगानिस्तान के हैं, ये याद रखिएगा। T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड इन्हें दिया है आईसीसी ने। अब फिर आगे बढ़ेंगे और फिर एलिस पेरी पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा था आप एलिस पेरी आज बहुत ज्यादा बार सुनने वाले हो। विमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड भी एलिस पेरी, और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो T20, ODI और प्लेयर ऑफ द डेकेड एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड डेकेड का MS धोनी को कितने वेल डिजर्व्ड है ये तो आप जानते ही हैं, और आपको भी बिल्कुल सही इस चीज का चुनाव लगने वाला है। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड गिवन टू MS धोनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब एक बायलैटरल समिट है, तो अब बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ, जिसमें इन्होंने एक रेलवे रूट का, एक नए रेलवे लिंक का उद्घाटन कर दिया है जो इंडिया से बांग्लादेश के बीच में है। लेकिन अब सिर्फ इंडिया से बांग्लादेश के बीच में बोल दूं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें तो कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। तो जो एग्जाम में आएगा वो ये है कि वो जो रूट है वो हल्दीबाड़ी से छिलाहटी तक, हल्दीबाड़ी भारत में है, छिलाहटी बांग्लादेश में है, इंडिया से बांग्लादेश तक किया है, इसलिए हल्दीबाड़ी से छिलाहटी तक रेलवे रूट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी, और बांग्लादेश ने उद्घाटन का मतलब नया लॉन्च किया है। किसने? पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब इंडिया ने कमेमोरेटिव स्टैंप किसी की याद में, अच्छा 100 साल की पूरे होने पर, मतलब बर्थ एनिवर्सरी जो है, हम जब कह रहे होते हैं तो हम वैसे बर्थ सेंटेनरी बोलते हैं ना, तो 100 कंप्लीट हो गए तो हम उनकी याद में हम क्या कर रहे हैं? एक स्टैंप लॉन्च कर रहे हैं। तो जो स्टैंप लॉन्च किया है वो हमने शेख मुजीबुर रहमान की याद में लॉन्च किया है। लेकिन अब आप इनको पहचानेंगे नहीं बहुत से लोग, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। हम महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, मतलब हमारे लिए महात्मा गांधी इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, उनको याद कर रहे हैं, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को, और हम कह रहे हैं उनको याद करते हुए हमने एक स्टैंप लॉन्च करी। पहली बात देखिए, पहले तो जब ना मैंने रेलवे रूट की बात करी तो आपको समझ जाना चाहिए था अब इंडिया जो है वो बांग्लादेश के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहा है, तभी तो मैंने आपको बताया था ना वो रेलवे रूट। तो अब उस रेलवे रूट के बारे में बांग्लादेश की ही बात को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बांग्लादेश के एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी याद में हमने एक स्टैंप लॉन्च किया वो पढ़ा रही हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। अब और इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टैम्प तो लॉन्च कर दी, अदर देन दैट हमने एक म्यूजियम बनाया है, डिजिटल म्यूजियम है एक्चुअल में, उसे लॉन्च किया है हमने। डिजिटल म्यूजियम का जो नाम है वो बंगबंधु और बापू है, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं ना,
फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो उनके लिए, बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ नेशन कौन, हम कह रहे हैं बंगाबंधु, इतने इंपॉर्टेंट। तो हम ये कह रहे हैं बंगाबंधु और बापू दोनों ही हमारे फादर ऑफ नेशन और उनके फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन को दिमाग में रखते हुए ये म्यूजियम बनाया गया है, बंगाबंधु बापू म्यूजियम, और ये डिजिटल म्यूजियम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एशियन गेम्स की बात करेंगे, और एशियन गेम्स इतने सारे, इतना बड़ा चार्ट आप पढ़ेंगे और आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि कितना याद रखें, लेकिन है ही इतने सारे, और इतने सारे इवेंट्स जो है वो एक साथ, मतलब इतना सारा लंबा लंबा आगे तक का उन्होंने चार्ट लॉन्च कर दिया है कि 2022 में यहाँ होंगे, 26 में यहाँ होंगे, 30 में यहाँ होंगे, 34 में यहाँ होंगे। तो आपको सब याद करने पड़ेंगे। आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 2034 में जो होंगे वो बहुत आगे वाले हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रिसेंट हैपनिंग जो भी न्यूज़ में है, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, वो आपको याद भी करना पड़ेगा, और अगर वो कहीं पर दे दिया गया है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। 2022 के 19वें नंबर के एशियन गेम्स हांगझाऊ चाइना में होंगे। 20वें नंबर के एशियन गेम्स 2026 वाले आइची नागोया जापान में होंगे। अब यही आपको याद नहीं होगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये नाम आपको डिफिकल्ट लगने वाला है। दोहा कतर बोल दूंगी, आप याद कर लोगे, रियाद भी याद कर लोगे, और हांगझाऊ चाइना भी, क्योंकि हांगझाऊ आप बहुत बार सुनते हो। तो 19वें नंबर का हांगझाऊ चाइना में, 20वें नंबर का 2026 वाला आइची नागोया जापान में, 21वें नंबर का एशियन गेम्स 2030 वाला दोहा कतर में होगा, और 22वें नंबर का एशियन गेम्स 2034 वाला भी डिसाइड कर लिया है, रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। इसमें बस एक चीज ऑब्जर्व कर लीजिए कि हर 4 साल में एशियन गेम्स होते हैं, तभी 4 साल 4 साल 4 साल के गैप पे ही आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है इंडिया ने, और ये जो सैटेलाइट है वो 42वें नंबर की है। मतलब अब हमने अपनी 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। तो कुछ नया नहीं है हमारे लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, मतलब CMS-1 इसका नाम है। सैटेलाइट ऐसे तो लॉन्च कर नहीं दी जाती, उसके लिए एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50 से CMS-1 को, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, मैं आपको बार बार बोल रही हूं, 42nd नंबर की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भूलिएगा मत। और ये CMS-01 है। जैसे CMS-1 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही PSLV C-50 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉन्च हुआ है और जिससे लॉन्च किया गया है वो दोनों ही एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसके लिए जो बेस पीरियड है उन्होंने मार्च 2018 बनाया है अभी ही। तो बेस पीरियड जो है RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का मार्च 2018 जो सेट किया है RBI ने। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर मार्च 2018 के लिए, पहले देखिए, मैंने आपको ऊपर वाले में पढ़ाया कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए पहले तो बेस पीरियड मार्च 2018, और अब बता रही हूं बेस पीरियड के साथ उन्होंने एक स्कोर भी सेट किया है, और वो स्कोर है 100। जब अब हम इसको ऑब्जर्व करें, इसकी प्रोग्रेस, इसकी ग्रोथ को अगर हम काउंट करें और देखें, तो ऑब्जर्व करने में पता चलेगा कि जब आप नीचे वाले ईयर्स देखोगे तो मार्च 2019 में ये 153.47, मार्च 2020 मतलब अगले साल ग्रोथ दिखाते हुए, प्रोग्रेस दिखाते हुए 207.84 हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में पक्का आने वाला है, ये सुन लीजिए, याद रखिएगा इसे, कि बेस पीरियड जो है RBI के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए बेस पीरियड मार्च 2018, और इन्होंने एक स्कोर, वही बेस स्कोर समझ लीजिए कि DPI का जो बेस स्कोर है, बेस पीरियड से बेस स्कोर आप याद कर लोगे, सिर्फ इसीलिए ऐसे लगाया मैंने। तो बेस स्कोर इन्होंने 100 रखा, अब जो आगे होगा वो ग्रोथ होगी। तो हम कह रहे हैं मार्च 2019 में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर 153.47, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर मार्च 2020 तक आते आते अभी 207.84 हो गया।
अब कुछ पैरामीटर्स हैं कि हम बेस पीरियड सेट कर रहे हैं, तो कुछ तो दिमाग में रखेंगे ना, तो क्या क्राइटेरिया, क्या पैरामीटर्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, मतलब आरबीआई फॉलो करेगा। तो पैरामीटर्स ऑफ आरबीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, पैरामीटर्स पेमेंट इनेबलर्स हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक्चुअल में मैंने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2 बार लिखा है, एक डिमांड साइड का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सप्लाई साइड का फैक्टर है, मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिमांड साइड का और एक सप्लाई साइड का, वो दोनों ही पैरामीटर्स है, दोनों ही देखे जाएंगे। बेस ईयर, बेस स्कोर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ये सब पैरामीटर्स को दिमाग में रख करके, इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए डीपीआई का, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस पीरियड सेट किया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इकोनॉमिक फोरम, अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब भी कोई समिट होता है, किसी भी तरह का मीट होता है, तो हम जरूर पढ़ते हैं। इसका मतलब इतना बड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इतना इंपॉर्टेंट भी है। हर बार जब इनका समिट होता है तो स्विट्जरलैंड में ही होता है और हमें हर बार ये पता ही होता है कि स्विट्जरलैंड में कहीं हुआ होगा। तो इस बार कुछ जो प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, उसी की वजह से स्विट्जरलैंड से बाहर निकलकर इस बार सिंगापुर में होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2021 का एनुअल मीटिंग। तो समझिए, हर बार स्विट्जरलैंड में होने वाला अगर इस बार सिंगापुर में होगा तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में ज्यादा हो जाएगी। तो एनुअल मीटिंग 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सिंगापुर में होगी, लेकिन 2022 में वापस स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। तो 2022 का एनुअल मीटिंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो फिर से स्विट्जरलैंड में होगा। और अगर आप एग्जैक्ट जगह जानना चाहो, क्योंकि आपके एग्जाम में यही तो आएगी, डावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में है, जो आपको जानना है। 2022 में एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस क्लस्टर्स में होगी। अगला क्वेश्चन। अब फीफा की बात करेंगे। जब फीफा की बात करेंगे तो अब हम फुटबॉल की बात करेंगे। तो फुटबॉल की बात कर रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जो होने वाला था इस बार वो हुआ नहीं, कारण हम सब लोग जानते हैं। तो इस फीफा मेंस अंडर 20 और अंडर 17 को पोस्टपोन कर दिया। 2 है और 2 अलग अलग है और दोनों के अलग अलग वेन्यू हैं, आपको ये याद रखने हैं। तो मैंने क्या कहा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा अंडर 20 को। अंडर 20 मेंस अंडर 20 है, क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल फीफा की बात हो रही है और फीफा में भी फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में 2023 वाला 23 में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी हुआ नहीं, उसे पोस्टपोन कर दिया। जब अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ आप बढ़ोगे तो होस्ट जो है पेरू है यहाँ पर, और पेरू जो है होस्ट किसका है, अंडर 17 मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप का, जो 2023 में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जब फीफा की बात कर रहे थे तो फीफा के ऊपर और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जिससे थोड़ा सा और नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। टाइम लगा इन क्वेश्चंस को भी ढूंढने में, आपको बता दूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, आप देख लेना। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं ये, इन्हें मिला फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2020। देखिए, पहले तो मैं बहुत ज्यादा बार पढ़ती जाती थी एक ही नाम, तो बच्चे परेशान हो जाते थे। अब मैं उतनी बार नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर मैं 3-4 बार पढ़ती हूँ तो एक सोल मोटिव होता है कि आप ये नाम याद कर लें। अब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, मुझे बताया आपको एक बार सुन के याद होगा नहीं, तो 2-3 बार बोलूंगी तभी तो याद होगा ना। तो आप परेशान मत होइएगा, लेकिन आपको याद कराने के लिए ही बार बार बोलना पड़ता है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2020 का मेंस प्लेयर ऑफ 2020 फीफा का रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला। और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं, इनकी नेशनैलिटी भी याद रखिएगा। लेकिन जब आप फुटबॉल खेलते हो तो कोई ना कोई क्लब होता है, तो अगर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की किसी क्लब से बिलोंग करते होंगे, इनका नाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इनका क्लब इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई इनके बारे में पढ़ा भी देगा तो मुझे पता है वो क्लब नहीं पढ़ाएगा, और आपको मैं बता दूं क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लब से जिससे ये बिलोंग करते हैं वो क्लब है बायर्न म्यूनिख इज द नेम ऑफ द क्लब जिससे रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बिलोंग करते हैं, और ये पोलैंड के हैं। फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ 2020,
पहले मैंने मेंस प्लेयर ऑफ 2020 पढ़ाया था, अभी मैं विमेंस प्लेयर ऑफ 2020 पढ़ा रही हूँ। इनका नाम लूसी ब्रॉन्ज है और लूसी ब्रॉन्ज इंग्लैंड की है, भूलिएगा मत, लूसी ब्रॉन्ज इंग्लैंड की है और इन्हें फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ 2020 मिला है। नाम क्या बताया मैंने? लूसी ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर टू एयर बीवीआर मिसाइल। अच्छा, बीवीआर का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, इतनी दूर तक मार पाएगी, इतनी दूर तक हिट कर पाएगी, हम ये कहना चाह रहे हैं अस्त्र MK1 मिसाइल। अस्त्र जो मिसाइल है, पहले तो वो एयर टू एयर मिसाइल है, इसको पढ़ना है आपको। भारत में बनी है, इसीलिए पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड बोला है और पहली भी इतनी इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड विजुअल रेंज ये भी याद कर लीजिए, तो आपको वैसे भी मेरे को लगता है याद रह जाएगा। अस्त्र MK1 इसका नाम है। इसमें ही हम कुछ और ऐड करते हैं क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अप्रूवल दिया है मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने पास किया एक्चुअल में कि इसको एक्सपोर्ट कर दो आकाश को। तो आकाश को एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। तो आकाश क्या है? आकाश एक्चुअल में सरफेस टू एयर, ऊपर वाली एयर टू एयर थी, नीचे वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश इसका नाम है। पार्लियामेंट ने इसे एक्सपोर्ट करने के लिए कह दिया है। जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, हम उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इससे हमारा डिफेंस का बजट भी बढ़ता है, पैसे आते हैं कंट्री के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ के देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम बात करेंगे स्काईरॉस वॉर गेम्स के बारे में। स्काईरॉस वॉर गेम्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई। अब फ्रांस से ही हमने रफाल लिए थे। अब रफाल कितने इंपॉर्टेंट है और कितना डिस्कशन का टॉपिक रहे आप जानते हैं, रादर मेरे को कहना चाहिए डिस्प्यूट का ही टॉपिक रहे। तो रफाल जब आएगा तो रफाल आप और जरूरी जबरदस्ती पढ़ लेना क्योंकि रफाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बार स्काईरॉस वॉर गेम्स में, वॉर गेम्स एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाएगा रफाल को भी, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस के ही बीच में है ये एक्सरसाइज, ये याद रखिएगा। और ये इसका वेन्यू है जोधपुर राजस्थान। अब आप ये समझिए कि अगर मैं एक पूरी कहानी बनाऊं और स्काईरॉस वॉर गेम्स पे एक्सरसाइज पे आपको पूरा वीडियो सुनाऊं कि फ्रांस से लिए, इतने में लिए, विश्वास करिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने बना के आपके सामने आपका टाइम बचाने के लिए डाल दिए हैं। आपको लंबे लंबे आर्टिकल्स इससे पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आप सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जान लोगे और काम खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज का नाम स्काईरॉस वॉर गेम एक्सरसाइज। मैंने कहा कहाँ पे होने वाली है? जोधपुर राजस्थान में। किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में है। चौथी इंपॉर्टेंट बात थी कि रफाल भी इसका पार्ट बनने वाले हैं। रफाल जेट्स ऑफ एयरफोर्स भी इसका पार्ट बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब लिमिट फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स। पहले ना ये लिमिट जो थी वो जो लिमिट थी बेसिकली वो 2000 थी। हम कह रहे हैं ये 5000 हो गई है बढ़ के 1 जनवरी 2021 से। आप कहेंगे 2000 5000 इतनी छोटी ट्रांजैक्शन कौन करता है? पहले आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए। आपका कार्ड है किसी के पास, ट्रांजैक्शन की लिमिट बहुत ज्यादा तो रखी जा ही नहीं सकती थी, अब तो फिर भी बढ़ा दी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है विदाउट पिन, लिमिट फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड, वर्ड्स ध्यान से पढ़िए, कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स विदाउट पिन 1 जनवरी 2021 से, मतलब अब हम कह रहे हैं इसकी लिमिट बढ़ा करके 5000 कर दी गई है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, प्लीज याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात यह है कि NPCI जो ऐसी चीजें करता है, इनेबल्स ऑफलाइन पेमेंट्स फॉर रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स। पहले तो ऑनलाइन नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, हम सारे परेशान रहते हैं इसी चीज से कि हम पेमेंट कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही। तो NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ऐसे काम करता है, तो हम कह रहे हैं उसके लिए ऑफलाइन पेमेंट भी इनेबल कर दी है। किसके लिए? रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड के लिए। अब आप जल्दी से जाके फटाफट से अपना कार्ड चेक कर लो कौन सा है, वीजा है, रुपए है भी या नहीं है, कहीं मास्टर कार्ड तो नहीं है। तो रुपए कार्ड पे अभी फॉर द टाइम बीइंग इनेबल किया गया है ऑफलाइन पेमेंट्स को। और आपको मैं बता चुकी हूं कि हम जब ऊपर वाले पॉइंट में बात कर रहे थे तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड में हम कह रहे थे विदाउट पिन 5000 की लिमिट बढ़ा करके की गई है। और अच्छी बात यह है कि ये रीलोडेबल वॉलेट है, ताकि आप बिना, मतलब आप
इसको दोबारा इसमें पैसे डाल सकते हो, आप इसको दोबारा चार्ज कर सकते हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इससे फ्रीली पैसे खर्च कर सकते हो। रीलोडेबल वॉलेट है, इसका एक एडिशनल फीचर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओ मिजोरम। सो ओ मिजोरम हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, हम यहाँ पे पोएट्री की बात करने लगे हैं, हम पोम कलेक्शन की बात यहाँ पे करने लगे हैं। हम एक ऑथर की बात करेंगे जिन्होंने ओ मिजोरम कलेक्शन ऑफ पोम्स लिखी है। नाम है इनका पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब पीएस श्रीधरन पिल्लई आपने मेरे किसी ना किसी वीडियो में जरूर सुना होगा इनका नाम। एक्चुअल में ये गवर्नर हैं मिजोरम के, तो मिजोरम के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, और इनकी किताब है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च की थी। तो आपको बता दूं, इनका जो पोम कलेक्शन है जो मिजोरम के बारे में, जो टूरिज्म को बढ़ावा देगा, तो हम कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नर हैं जिन्होंने, मिजोरम के गवर्नर हैं जिन्होंने ओ मिजोरम पोम कलेक्शन लिखा है। फिर उसके बाद जब हम ऐसे रैंक होल्डिंग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम रामनाथ कोविंद के बारे में भी बात करेंगे। ये हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। अगर आपको पता ना हो तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, और आपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी थोड़ा बहुत शायद सुना होगा इनको कोई स्पीच देते हुए भी। लेकिन नहीं सुना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोकतंत्र के स्वर पढ़ लीजिए या फिर आप द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 पढ़ लीजिए। आप सोचेंगे अब इसमें क्या हो गया। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था इनको। ये है क्या? ये कलेक्शन है रामनाथ कोविंद जी की स्पीचेस का। क्या? लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, ये कलेक्शन ऑफ स्पीचेस है रामनाथ कोविंद की स्पीचेस का। तो अभी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर रामनाथ कोविंद से कुछ जुड़ा हुआ है या मिजोरम के गवर्नर से कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे कलेक्शन, ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ सकती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के लिए, तो आप सोचो कितना सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ABPMJ सेहत। अब AB आयुष्मान भारत है, सब जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही AB लगा के पढ़ा दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत के तहत, जिसका नाम PMJ सेहत है। जब आप इसको खोल के पूरा पढ़ते हो तो जय का मतलब यहाँ पे PM तो प्रधानमंत्री है, हम सभी जानते ही हैं। तो जय को जब आप पढ़ोगे तो जय जो है वो जन आरोग्य योजना है, JAY, जे जन, ए आरोग्य, वाय योजना, तो जन आरोग्य योजना है जय। और जब हम बात करें सेहत, तो सेहत को भी फुल फॉर्म की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकती है। सेहत सोशल, एस सोशल है, ई एंडिवर है, और हम बात कर रहे हैं सोशल एंडिवर फॉर। अब HAT हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सो सोशल एंडिवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन फुल फॉर्म हो जाएगा PMJ सेहत का, जो इन्होंने आयुष्मान भारत के तहत जम्मू कश्मीर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अच्छा, कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जब हम बात कर रहे हैं तो कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक समझ जाइए ना कि हम पानी की बात करने लगे, नदी की बात करने लगे, तो कोपिली जो है वो नदी का नाम है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सब्सटैंशियली बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी, जैसे गंगा एक बड़ी नदी, तो यमुना उसमें से निकलती हुई एक सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी यमुना। हम कह रहे हैं वैसे ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपिली। तो कोपिली जो है हम कह रहे हैं वहां पर असम में लोअर कोपिली में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो आने वाला है, बनाया जाएगा। सब इंपॉर्टेंट था, कोपिली नदी भी इंपॉर्टेंट थी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन भी दिया है, लोन भी ग्रांट कर दिया है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल पोस्टल स्टैंप है। अब यहां पर हम फिर से सेंटेनरी की बात करेंगे, सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, 100 साल की बात हम कर रहे हैं, 100 साल कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। यहां पर ना शब्दों को पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़िए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में
सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का है नहीं, ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का है। पहले मेरी बात सुनिए, जब मैं ऐसी चीज आपको पढ़ा रही हूं और मेरे को पता है कि अभी करंट अफेयर्स सारे ही कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, इसीलिए मेरे सेशंस आपके एग्जाम्स के लिए और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे, आपको पूरे सेशंस देखने पड़ेंगे। ध्यान से सुनिए, जब मैंने ये बात पढ़ाई तो मैंने आपको एक रेलेवेंट बात क्या बताई यहाँ पर, जो आप हिस्ट्री की सोच रहे थे लेकिन मैं तो करंट अफेयर्स के सेशन में उसको कवर करके बैठी थी। तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा फायदे वाली बात है ना, आप ये समझो, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल कंप्लीट किए। प्रधानमंत्री ने पोस्टल स्टैम्प जो है, हम कह रहे हैं उसको याद करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए जो थी वो लॉन्च की। तो हम कह रहे हैं स्पेशल पोस्टल स्टैम्प रिलीज्ड बाय पीएम मोदी टू मार्क सेंटेनरी सेलिब्रेशन। किसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअली एड्रेस किया है एक सेंटेनरी सेलिब्रेशन को, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा फिर से ईयर देखो कि एक में हम कह रहे हैं कि 100 साल, सेंटेनरी हम कह रहे हैं, सेंचुरी से सेंटेनरी जोड़ लीजिए, तो मैं कह रही हूं कि वहां पे 100 साल हो गए हैं, ये अब 100वां साल चल रहा है। किसको चल रहा है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी है एक। अच्छा, आप कहोगे मैंने तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी सुना ही नहीं है और हमारे लिए तो विश्व भारती कुछ भी था। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो हम कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। आप फिर इसको हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दोगे, लेकिन मैं फिर से करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा के बैठी हूँ। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमने कहा था, एस्टैब्लिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है सेंटेनरी सेलिब्रेशन को। किसकी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। हम कह रहे हैं जो कहां पर है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, हर जगह पे आप लिखा हुआ पढ़ोगे। तो 51वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होगा। लेकिन आपको बताऊं कि ये गोवा में चल रहा है, तो अब ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग आप असेंबल होके बैठ जाओगे और हम कुछ ध्यान नहीं रखने वाले हैं। सब कुछ ध्यान रखा जाएगा, इसलिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया है। हाइब्रिड वर्जन मतलब कुछ वर्चुअली होगा, आप ऑनलाइन इसका टेलीकास्ट देख पाओगे, और कुछ फिजिकली होगा, वहां पर बैठकर जाकर के भी अटेंड कर पाओगे। तो पूरा का पूरा फिजिकली नहीं हो रहा है जैसा कि हमेशा हुआ करता था। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए मैंने आपको? हाइब्रिड वर्जन है। जनवरी 2021 में 51वें नंबर का गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। वीडियो अब मैं यहाँ पे रैप अप करूंगी। आपको अच्छा लगा होगा आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। समझ ना आया हो, इंग्लिश सेशन आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।